महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। एक के बाद एक कई दावे हो रहे हैं। शिंदे सरकार गिरने की बात कही जा रही है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, तो शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन नए समीकरणों की सुगबुगाहट से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये नए समीकरण इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव में किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ बीजेपी को भी चुनावी मैदान में उतरना है। अब शिंदे की स्थिति समझने जैसी है। शिंदे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तो मिल गया, लेकिन क्या जनता उन्हें बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के तौर पर ही स्वीकार करेगी? बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी इस बात को जानती है कि एकनाथ शिंदे के साथ संख्या बल है, सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भी था, सरकार बन भी गई, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी मिल गया। लेकिन इसके बावजूद जब जनता के सामने जाते हैं तो जनता ठाकरे सरनेम के साथ में चलती है। लिहाजा बहुत शुरुआत से ही आपने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत में चाहे शिंदे हो या बीजेपी हो, राज ठाकरे के साथ इनकी नजदीकियां देखने को मिली। राज ठाकरे खुलकर तो साथ में नहीं आते हैं, लेकिन गाए बगाए जो मुलाकातें होती हैं उससे फिर सुगबुगाहट तेज हो जाती है। बीजेपी को राज ठाकरे की कितनी जरूरत, राज ठाकरे को बीजेपी की कितनी जरूरत। दरअसल ये चर्चा एक बार फिर गर्म हुई क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। फडणवीस राज ठाकरे से मिलने दादर स्थित उनके आवास शिव तीर्थ बंगले पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इसके बाद फडणवीस अपने काफिले के साथ यहां से रवाना हो गए। अब ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात तो नहीं मानी जा रही है, इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वो क्या हो सकते हैं? दरअसल महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट और राज्य में आगामी लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से राज ठाकरे और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन केरल के चुनाव परिणामों के बाद राज ठाकरे ने फिर से बीजेपी के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद में ये राज ठाकरे का अंदाज रहा है, वो कभी तो साथ में दिखते हैं और फिर कभी प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते दिखाई देते हैं। इस बीच अब दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ठाकरे ने हाल के कर्नाटक चुनाव में भी बीजेपी की हार के बाद पार्टी की आलोचना करते हुए कहा था कि जो लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो इस झटके से सीख सकते हैं। राज ठाकरे कई दफा इस तरीके की टिप्पणियां कर चुके हैं। राज ठाकरे की सियासत को देखिए। राज ठाकरे के पास भी खोने को अब बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बाला साहब ठाकरे के साथ में रहते हुए उनकी राजनीति एकदम अलग अंदाज में थी। वो बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखे जाते थे, लेकिन बाला साहब ने अपने बड़े बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंपी। उस समय तक भी राज ठाकरे उनके साथ में रहे। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ भी काम किया, लेकिन बाद में पार्टी में उनका जो रसूख था, जो फैसले थे, उनके जो करीबी थे, उनको लेकर उद्धव ठाकरे के फैसलों से उनकी नाइत्तफाकी थी या उनको परेशानी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिया। राज ठाकरे खुद बताते हैं कि किस तरह उन्होंने बाला साहब ठाकरे को इस बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना राजनीतिक रास्ता अलग चुना। अब आप देखिए कि राज ठाकरे की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर कई साल हो गए उनकी पार्टी को बनाए हुए। उनको अपेक्षित सफलता मिली ये भी नहीं कहा जा सकता। उनके कार्यकर्ता हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके प्रशंसक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत सीमित रह गए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में। ये एक ऐसा दौर आया जब शिवसेना में उठापटक का दौर चला है, जबकि राज ठाकरे के लिए एक उम्मीद जगी। दरअसल यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम इस बात का कि बाला साहब ठाकरे का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है। इस वक्त लड़ाई 2 मोर्चों पर चल रही है। एक है उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और परंपरागत रूप से उनको विरासत में पार्टी भी मिली थी। अब राज ठाकरे, जो कि माने जाते हैं, उनका अंदाज बाला साहब ठाकरे जैसा रहा, उनको उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पार्टी में उनको जगह नहीं मिली। बाला साहब ठाकरे भी उनकी कई बार आलोचना करते दिखाई दिए। नकलची उनको कई बार आप देखते हैं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा जाता है कि वो बाला साहब ठाकरे की नकल करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो राज ठाकरे को एकदम अलग खड़ा करती हैं। एक तो बाला साहब ठाकरे वाला अंदाज, दूसरा राजनीति करने का वही बेबाक अंदाज जो बाला साहब ठाकरे का था। कमियों के लिहाज से देखा जाए तो राज ठाकरे बहुत झटके में फैसले लेते हैं और कई बार राज ठाकरे जो हैं वो उनके जो बयान होते हैं वो उनके सहयोगियों को भी बहुत रास नहीं आते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में लाने में कामयाब हुए, लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि आगामी लोकसभा चुनाव
और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की टक्कर के लिए कौन सा गठबंधन लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। शिंदे एकमात्र विकल्प फिलहाल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शिंदे की अपनी ताकत की बात करें तो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बेशक पार्टी उनके साथ में है, लेकिन टिकटों का बंटवारा कैसे होगा, क्या जनता के बीच में एकनाथ शिंदे के विषय में मैं आपको बता दूं कि देश की राजनीति में बहुत मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोग उनका नाम भी ना जानते हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे बेशक महाराष्ट्र की सियासत में और शिवसेना के लिहाज से बहुत बड़े नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में और देश की राजनीति में उनका नाम गूंजा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद या उससे पहले जो उन्होंने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ, उसके बाद। इसका क्या असर पड़ा होगा, इसको लेकर चिंता जो है वो शिंदे गुट में भी रही है। शिंदे गुट में भी उहापोह की स्थिति देखी जाती है। यहां तक दावा किया जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और वो हमसे आकर मिल सकते हैं। गजानन कीर्तिकर ने हाल में कहा कि बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वो शिंदे गुट के सांसद हैं। कुल मिलाकर शिंदे के लिए सारी स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि बस उनको पार्टी का नाम मिल गया तो अब आगे की राह आसान हो गई। ये राह और मुश्किल हुई है, अब जनता के बीच खुद को साबित करना है। इससे पहले बीजेपी भी इस बात को जानती है कि सिर्फ शिंदे के भरोसे वो शिवसेना के साथ में चुनावी मैदान में नहीं उतर सकती है। राज ठाकरे वो नाम है जो कि ठाकरे सरनेम, ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। बेशक वो शिवसेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनका राजनीति करने का अंदाज भी हो रहा है। शिंदे और राज ठाकरे का कॉम्बिनेशन ये बीजेपी के लिए ठीक दिखाई पड़ता है। लिहाजा बीजेपी की नजदीकियों को राज ठाकरे के साथ आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बीजेपी प्रयासरत है। बीजेपी की तो स्ट्रैटेजी बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है। राज ठाकरे जानते हैं ये ऐसा मौका है जब इस वैक्यूम में अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वो चमका ले जाए तो आने वाले दिनों में उनकी राजनीति, अमित ठाकरे की राजनीति परवान चढ़ सकती है। लिहाजा राज ठाकरे भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, बहुत सोच कर वो फैसले लेते हैं किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो कभी तो वो बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं, फिर एक झटके में वो कुछ इस तरह के बयान दे देते हैं जो ऐसा लगता है कि बीजेपी को नसीहत देने वाले हैं। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की जरूरत फिलहाल राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। अब राज ठाकरे ये जरूरत कितनी महसूस करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में आपको महाराष्ट्र में क्या सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे। शिवसेना का नाम के साथ साथ आपको ठाकरे सरनेम भी चाहिए। ये ठाकरे सरनेम लाने के प्रयास कई अन्य, निहार ठाकरे, स्मिता ठाकरे, तमाम लोगों को मंच पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन ठाकरे सरनेम की जो विरासत है उसको दिखाने के लिए अभी दो ही बड़े नाम दिखाई पड़ते हैं, एक उद्धव ठाकरे, एक राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बिल्कुल अलग राजनीति कर रहे हैं, वो पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ शिंदे को और बीजेपी को, क्योंकि शिंदे की जितनी राजनीति चल रही है वो बीजेपी के सपोर्ट से चल रही है, निश्चित तौर पर इन दोनों को अभी राज ठाकरे के सरनेम की जरूरत है, राज ठाकरे के चेहरे की जरूरत है। अब ये चेहरा इनको मिल पाता है नहीं मिल पाता, ये राज ठाकरे के निर्णय पर डिपेंड करेगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर